नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वारदात की सूचना पाते ही एसआई ब्रह्म प्रकाश ने कांस्टेबल प्रमेंद्र को साथ लिया और मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल ए ब्लॉक विकास नगर की गली नंबर 7 में स्थित मकान नंबर 1 था। मकान के बाहर खासी भीड़ जमा थी। ब्रह्म प्रकाश ने देखा मकान 2 मंजिल का था। घटना प्रथम तल पर हुई थी। सीढ़ियां चढ़कर पुलिस प्रथम तल पर पहुंची तो वहां भी हुजूम लगा था। 23-24 वर्षीय एक युवती रो रो कर बेहाल थी। भीड़ से पूछने पर मालूम हुआ कि उक्त युवती मृतका की छोटी पुत्री ज्योत्सना थी। जब कोई सगा मारा जाता है तब दुख एवं सदमे से अपने यूं ही बेहाल होते हैं, अतः मां की हत्या पर बेटी का दुखी होना स्वाभाविक बात थी। ब्रह्म प्रकाश और प्रमेंद्र कमरे में दाखिल हुए तो देखा बेड पर एक अधेड़ महिला मुर्दा पड़ी थी। उसके सिर पर घातक चोटें थीं और गला लगभग आधा कटा हुआ था। बेड पर फैला खून सूख कर थक्के की शक्ल अपना चुका था। लाश व उसके पास फैले खून पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। लाश देखकर ब्रह्म प्रकाश समझ गए कि मृतका बाहर रो रो कर बेहाल हो रही ज्योत्सना की मां है। अलबत्ता पुलिस अधिकारी के मात्र समझ लेने से कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं होती, उसके लिए विधिवत तहकीकात करनी होती है। कुछ पड़ोसी दरवाजे से कमरे में ताक झांक कर रहे थे। ब्रह्म प्रकाश उनसे संबोधित हुए। पूछा कि आप लोग बता सकते हैं कि यह कौन है? सर, यह सुनीता है। सुनीता की लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने, एक अधेड़ महिला आगे आकर बोली। मैं पड़ोस में रहती हूँ। सुबह 7 बजे मैं सुनीता से मिलने आई तो उसे इस हाल में देखा। लाश देखकर मैंने बाहर जाकर शोर मचाया तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग छत पर गए तो वहां भी उन्होंने लाश देखी। ब्रह्म प्रकाश और प्रमेंद्र ने तुरंत छत का रुख किया। वास्तव में वहां भी एक लाश थी। तहकीकात करने पर पता चला कि छत पर जिसकी लाश पड़ी थी वह राजेश था। उसके भी सिर पर किसी ठोस हथियार से प्रहार किए गए थे और तेज धार वाले हथियार से गला काटा गया था। लाशों का मुआयना करने के बाद ब्रह्म प्रकाश ने घटना की गंभीरता से एसएचओ सुभाष मलिक को अवगत कराया तो वह दल बल सहित तुरंत मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर मलिक ने मौका मुआयना किया। मकान में जबरिया घुसपैठ नहीं हुई थी, न लूटपाट जैसा कुछ हुआ था। हत्यारे मकान में आए, सुनीता व राजेश को यमलोक की राह दिखाई और चले गए। जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया था उससे स्पष्ट था कि हत्यारे संख्या में 2 या 2 से अधिक रहे होंगे। मौका मुआयना करने के बाद सुभाष मलिक ने ज्योत्सना से तहकीकात की। इस घर में कौन कौन रहता है? फर्स्ट फ्लोर पर मेरी माँ अकेली रहती थी। छत पर जिसकी लाश पड़ी है वह कौन है? राजेश, माँ का दोस्त है। परिस्थितियों से मलिक को मामला दोस्ती से आगे तक का प्रतीत हो रहा था। मन की बात मन में दबाकर उन्होंने पूछा, घर में 2 कत्ल हुए और तुम्हें खबर तक नहीं हुई, यह कैसे संभव है? सर, बीती रात मैं यहाँ नहीं थी, ज्योत्सना ने बताया। रात 10 बजे मैं अपने सहेली ज्योति के घर सोने चली गई थी। नज़दीक ही उसका घर है। ज्योत्सना का जवाब मलिक को अटपटा और अविश्वसनीय लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा अपना घर है, फिर तुम सहेली के घर क्यों सोने गई थी? राजेश अंकल जब रात को हमारे घर में रहने आते थे तो मैं यहाँ नहीं सोती थी, ज्योति के घर सोने चली जाती थी। जब कभी मैं नहीं जाती थी तब माँ स्वयं मुझे कहती थी, तुम ज्योति के घर जाकर सो जाओ। ज्योत्सना का जवाब सुनकर मलिक का मस्तिष्क दूर तक कल्पना करने लगा। माँ अपनी युवा पुत्री को दूसरे के घर में सोने तभी भेजती है जब वह कोई पाप करना चाहती है। राजेश के आने पर ज्योत्सना सहेली के घर जाकर सोती थी। इसका तात्पर्य यह था कि राजेश सुनीता का दोस्त नहीं, यार था। यार से वह बेलौस रंगरेलियां मनाती थी। बेटी की उपस्थिति से रंग में भंग पैदा करने की संभावना बनती होगी, इसलिए सुनीता उसे घर से बाहर भेज देती थी।
कुल मिलाकर सार यह है कि सुनीता ममतामयी मां नहीं, यारबाज महिला थी। संभवतः सुनीता की रंगरेलियां ही दोहरी हत्या का कारण बनी थी। असल मामला क्या था, यह विवेचना का विषय था। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के उपरांत मलिक ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव DDU अस्पताल भेज दिए। तत्पश्चात ज्योत्सना के बयान के आधार पर IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा कायम कर लिया। डबल मर्डर का खुलासा करने के लिए उसी दिन यानी 6 अगस्त 2016 को DCP पश्चिम दिल्ली पुष्पेंद्र कुमार ने 2 जांच दल गठित किए। 7 अगस्त को दोनों टीमें घटनास्थल पर पहुंची। ज्योत्सना घर में ही थी। तब तक दूसरे परिजन भी आ चुके थे। उन्होंने यह जानने के लिए कि घर में कुछ लापता तो नहीं है, सारे सामान खंगाल लिए गए थे। घर में सब कुछ यथावत था। नदारत थे तो सुनीता और राजेश के मोबाइल फ़ोन। ज्योत्सना ने उनके नंबर पुलिस को नोट करा दिए। मामले की तह में पहुंचने के लिए सुनीता व राजेश के अतीत की जानकारी जरूरी थी। जांच दल ने इस बाबत तहकीकात की तो सुनीता का अतीत सामने आ गया। 45 वर्षीय सुनीता का मायका दिल्ली के रनहोला थाना क्षेत्र के गांव बापरोला में था। वह 2 भाई और 2 बहनों के बीच की थी। 25 वर्ष पूर्व उसका विवाह गांव हुमायूंपुर जिला रोहतक हरियाणा निवासी राम कुमार से हुआ था। वह किसान था। वह अपनी जमीन पर खेती करके परिवार की आजीविका चलाता था। कालांतर में सुनीता 3 संतानों की मां बनी, 2 पुत्रियों तथा 1 पुत्र की। शादी से पहले राम कुमार शराब पीने का शौकीन था। आगे चलकर उसका यह शौक लत में बदल गया। लत भी ऐसी कि 8 पहर वह शराब के नशे में रहने लगा। सुनीता ने उसे बहुत समझाया कि शराब बुरी चीज है, यह इंसान को अंदर ही अंदर चाट जाती है। अब वह अकेला नहीं, पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारियां भी उस पर है। उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। शराब पीने को जी मचले तो बच्चों का मुंह देख लिया करे। जिम्मेदारी का एहसास होगा तो इस बुरी लत से स्वयं पीछा छूट जाएगा। राम कुमार पत्नी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। वस्तुतः वह शराब छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए इस दिशा में उसने प्रयास नहीं किए। दुष्परिणाम वही सामने आया जो शराब के लती का होता है। पहले राम कुमार शराब पीता था, फिर शराब राम कुमार को पीने लगी। वह अंदर ही अंदर खोखला हो गया। इसके बाद उसे कोई ऐसा जानलेवा रोग लगा जो उसे चिता तक लेकर गया। यह सन 2011 की बात है। पति की मौत के बाद ससुराल से सुनीता का मन उचट गया। उसे यह भी महसूस होता था कि हुमायूंपुर में उसका और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सुखमय नहीं है। जमीन तो थी मगर उस पर खेती करने वाला कोई नहीं था। अतः उसने जमीन बेच दी और तीनों बच्चों को लेकर दिल्ली चली आई। सुनीता ने कुछ दिन मायके में गुजारे, फिर विकास नगर में विकास वैली स्कूल के निकट गली नंबर 7 में स्थित मकान नंबर 1 का प्रथम तल किराए पर ले लिया। भूतल पर एक अन्य परिवार किराए पर रहता था। 3 वर्ष पूर्व सुनीता ने बड़ी बेटी का विवाह किया। इसके कुछ दिन बाद पुत्र अंक को बेटी के साथ उसकी ससुराल भेज दिया और कहा कि अंक की सही देखभाल मुझसे नहीं हो पा रही है, इसे तुम अपने साथ रखकर पढ़ाओ। साले के अस्थायी रूप से रहने से जीजा को आपत्ति नहीं थी, अतः अंक बहन बहनोई के साथ रहने लगा। अब बची ज्योत्सना। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व सुनीता ने उसका भी विवाह कर दिया। ज्योत्सना का पति सोनीपत हरियाणा में रहता था और बालू का कारोबार करता था। घर में अब सुनीता अकेली रह गई। पड़ोसियों से पुलिस को मालूम हुआ कि सुनीता क्रोधी स्वभाव की महिला थी। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। छोटी छोटी बात का भी वह पतंगड़ बनाने में माहिर थी। उसने दोनों बेटियों को ब्याह कर ससुराल भेज दिया। पुत्र अंक को भी बड़ी बेटी के ससुराल में रख छोड़ा। इसके बाद वह आज़ाद और अपने मन की मालिक हो गई थी। नए नए पुरुषों का उसके घर आना शुरू हो गया था। उनके साथ बैठकर वह शराब भी पीने लगी। शराब का नशा होने पर झूमती डगमगाती हुई सुनीता घर से बाहर भी निकल आती थी। यूं तो सुनीता के पास कोई न कोई पुरुष आता रहता था, जो आता शराब की बोतल और खाने पीने का सामान भी लाता। विगत 6 माह से राजेश का सुनीता के घर खूब आना जाना था। एक राजेश ही था
जो 6 माह से नियमित रूप से सुनीता के घर में आ रहा था। राजेश भी शराब की बोतल लेकर आता था। सुनीता व राजेश साथ बैठकर पीते, उसके बाद अपने जज्बात जगाते। बंद मकान में कैसा धमाल मचता होगा पड़ोसियों को अनुमान था। चूँकि उस वक्त खिड़की दरवाजे अंदर से बंद होते थे, इसलिए किसी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखा था। उक्त जानकारी से स्पष्ट था सुनीता प्रौढ़ अवश्य हो गई थी, मगर उसकी हवस तूफानी व बेलगाम थी। वह विधवा का सादा जीवन नहीं, बल्कि सधवा का रंगीन जीवन जी रही थी। हर रात उसे शराब और सेक्स चाहिए था। अपने यह दोनों शौक पूरे करने के लिए उसने इकलौते पुत्र तक को घर से बाहर भेज दिया था। बेटी ज्योत्सना ससुराल से आती थी तो वह उसे भी घर में नहीं सुलाती थी। ज्योत्सना की उपस्थिति सुनीता की अय्यासियों में बाधा थी, इसलिए वह उसे ज्योति के घर सोने के लिए भेज देती थी। ज्योत्सना भी इस बात को समझती थी कि माँ उसे क्यों और किस लिए ज्योति के घर सोने भेजती है, मगर सब कुछ जानने व समझने के बाद संकोचवश अपनी जुबान बंद रखती थी। जिस रोज सुनीता की हत्या हुई तब भी ज्योत्सना मायके आई हुई थी। पुलिस ने ज्योत्सना से दोबारा तहकीकात की तो उसने बताया कि 5 अगस्त 2016 की शाम को राजेश अंकल शराब की बोतल लेकर आए थे। उनके आते ही माँ ने मुझे खाना पकाने के लिए किचन में भेज दिया और स्वयं राजेश अंकल के साथ छत पर चली गई। कांच के गिलास, पानी आदि भी वह ले गई। इसके बाद बोतल खोली और दोनों जाम लड़ाने लगे, यानी कि सुनीता और राजेश शराब पी रहे थे। जी हाँ, तुम्हारी माँ रोजाना पीती थी? जी, ज्योत्सना ने शर्मिंदगी के अंदाज में सिर झुकाकर बताया। बात शर्मनाक थी, लेकिन माँ के कातिल को पकड़वाना था, इसलिए बताना भी जरूरी था। ज्योत्सना की आवाज़ धीमी हो गई। राजेश अंकल रहे हों या कोई दूसरे अंकल, जो भी देर शाम को आता था, माँ उससे कहती थी, जब भी आओ शराब लेकर आया करो। छक कर शराब पिए बिना मेरी देह नहीं जागती। जांच दल के सदस्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सभी के मन में एक ही बात थी, ढलती उम्र में सुनीता का यह हाल था तो चढ़ती जवानी में न जाने कैसे कैसे गुल खिलाती रही होगी। इंस्पेक्टर राठी ने तहकीकात आगे बढ़ाई। तुम्हारी माँ का चरित्र हम समझ रहे हैं, आगे की बात बताओ। तुम किचन में खाना पका रही थी, सुनीता और राजेश छत पर शराब पी रहे थे, फिर क्या हुआ? रात 9:30 बजे माँ ने मुझे पुकार कर खाना लगाने को कहा। मैं 2 थाली लगाकर छत पर ले गई। वहाँ से शराब की खाली बोतल, गिलास, नमकीन, सलाद की जूठी प्लेटें उठाकर वापस लाई। इसके बाद पुनः छत पर जाकर पानी और धुले हुए 2 गिलास दे आई। ज्योत्सना की बात खत्म हुई तो सुभाष मलिक ने प्रश्न किया। फिर किचन में लौटकर मैंने भी खाना खाया, शराब की खाली बोतल कूड़े में फेंक दी और जूठे बर्तन मांज दिए। ज्योत्सना ने बताया, इन सब कामों से मैं फारिग हुई थी कि माँ जूठी तालियां लेकर आ गई। खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे लताड़ा। फिर बोली, या बर्तन भी मांज दो और ज्योति के घर जाकर सो जाओ। राजेश को शराब अधिक हो गई है, वे घर जाने की हालत में नहीं हैं, इसलिए यहीं सोएंगे। बर्तन मांजने के बाद मैं ज्योति के घर जाकर सो गई थी। 6 अगस्त की सुबह मुझे खबर मिली कि माँ और राजेश अंकल की हत्या हो गई है। तब मैं ज्योति के घर से यहाँ आई। तुम्हें किसी पर शक है? जी नहीं। अन्य परिजनों ने भी सुनीता से किसी की नई या पुरानी रंजिश होने से इनकार किया। जांच दल ने अब अपना ध्यान राजेश पर केंद्रित किया। विवेचना से पता चला कि 44 वर्षीय राजेश रोहिणी में रहता है और वहां रहने वाले किसी व्यवसायी का कार ड्राइवर था। राजेश बच्चे वाला मगर मिजाज से शौकीन था। नई नई स्त्रियों से संपर्क करना उसे सुहाता था। कहीं पर सुनीता और राजेश की भेंट हुई, उसके बाद वे एक दूसरे के पूरक बन गए। राजेश सुनीता को शराब ही नहीं पिलाता था, बल्कि उसके सारे खर्च भी उठाता था। इसके एवज में सुनीता उसे देह सुख प्रदान करती थी। राजेश के परिजनों ने भी किसी से उसके रंजिश होने से इनकार किया। तहकीकात से कोई सूत्र नहीं मिला तो जांच दल ने सुनीता व राजेश के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए। 8 अगस्त की शाम से दोनों फोन लगातार बंद थे, इसलिए उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी।
दोहरा हत्याकांड तो हुआ था, मगर लाख माथापच्ची करने के बावजूद पुलिस को मोटो नहीं मिल रहा था। बिना मोटो के कोई भी अपराध नहीं पता लगता। यह तो डबल मर्डर था। यकीनन इसके पीछे कोई जबरदस्त मोटो होना चाहिए था। जांच दल ने इस केस को दूसरे नजरिए से भी देखा। पुलिस का विचार था कि विगत 6 माह से सुनीता केवल राजेश को समर्पित थी। किसी दूसरे पुरुष को वह घास नहीं डाल रही थी। संभव है कि किसी दिलजले ने इस बात से चिढ़कर सुनीता और राजेश को हलाक कर दिया हो। मैं नहीं तो तू भी नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। तुम दोनों मौत के बाद दूसरी दुनिया में जाकर रास रचाओ। पुलिस ने उक्त दिशा में भी विवेचना करके सूत्र ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रही। बताने वाले बता रहे थे कि अनेक पुरुषों ने सुनीता का शराब और सेक्स का रिश्ता था। वह शराब पीती, नशा उसके तन मन में सेक्स जगाता, फिर बिस्तर पर धमाल होता। अलबत्ता कोई यह नहीं बता सका कि सुनीता के धमाल के साथी कौन थे, उनके क्या नाम थे और कहाँ रहते थे। इसलिए पुलिस भी अंधेरे में भटकती रह गई। सूत्र की तलाश में जांच दल एक बार फिर सिर जोड़कर बैठा। घटना के अनेक संभावित पहलुओं पर विचार करने के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता का कोई परिजन ही उसकी बदचलनी से खिन्न हो गया हो और सुनीता की चरित्रहीनता के गंदे छींटे उसके भी दामन को दागदार बना रहे हों। इसलिए उसने सुनीता का कत्ल करके गंदगी साफ करने का इरादा बनाया। घर में सुनीता के साथ राजेश मिला तो उसे भी मार दिया। सुनीता के ऐसे करीबी उसके दामाद और पुत्र अंक हो सकते थे। अंक छोटा था, वह दोहरा हत्याकांड नहीं कर सकता था, इसलिए उसके बारे में सोचना फिजूल था। अतः पुलिस ने ध्यान सुनीता के दामाद पर फोकस किया। इसी छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुनीता की रंगीनियों की खबर उसके दामाद को भी थी। वो कहते भी थे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सुनीता की हरकतों के चलते वे ससुराल आना पसंद नहीं करते थे। छानबीन से पुलिस को मालूम हुआ कि ज्योत्सना के पति से अधिक उसका देवर अमित सुनीता से खार खाता था। वह ज्योत्सना से कहता भी था, भाभी तुम जितनी अच्छी हो तुम्हारी माँ उतनी ही बुरी। उसकी शक्ल देखता हूँ तो खून खौलने लगता है। जांच दल ने अमित को तफ्तीश में शरीक करने के लिए उसकी तलाश की तो वह लापता मिला। परिजनों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अमित 5 अगस्त की शाम से लापता है। चौंकाने वाली एक अन्य बात भी पुलिस को मालूम हुई कि अमित के साथ उसका दोस्त सुमित भी लापता था। 19 वर्षीय सुमित के पिता का नाम सत्यवीर शर्मा था। औसत पढ़ाई करने के बाद वह मटर गश्ती करता घूम रहा था। पड़ोसी अमित से सुमित की गाढ़ी दोस्ती थी। उक्त सूचना से पुलिस को लगा कि अमित के साथ सुमित के भी हाथों में अपराध की कालिख लगी है। 5 अगस्त को देर रात सुनीता व राजेश की हत्या हुई और उसी शाम से दोनों दोस्त लापता थे। संदेह के बादल घने हुए तो पुलिस सुमित की कुंडली खंगालने में जुट गई। 20 वर्षीय अमित कुमार उर्फ मिता के पिता का नाम राम भज था। वह अपने परिवार के साथ हरियाणा के सोनीपत में गुहाना थाना सदर के गांव बजप में रहता था। विगत वर्ष तक अमित रूस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। किन्हीं कारणों वह पढ़ाई पूरी न करके वापस लौट आया था। वर्तमान में वह रोहतक स्थित एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के क्लिनिक में कंपाउंडर था। विवेचना के दौरान पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि जुवेनाइल केस में अमित पहले भी एक बार बंद हो चुका है। शक की सुई अमित व सुमित पर ठहरी तो जांच दल ने उनके बंदीकरण हेतु पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया। इस दिशा में जांच दल को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर 7 जुलाई 2016 की शाम को सोनीपत के भालगढ़ इलाके से अमित व सुमित को बंदी बना लिया गया। उक्त दोनों को दिल्ली स्थित थाना रनहोला लाकर पूछताछ की गई तो शराबी सुनीता तथा उसके प्रेमी की हत्या की साजिश के ताने बाने खुलने में अधिक देर नहीं लगी। राम भज जब ज्योत्सना को अपनी बहू बनाकर ले गए तब न उन्हें सुनीता के चरित्र की जानकारी थी, न उसके परिवार को, न ही ज्योत्सना के भावी पति को। शादी हो गई। सुनीता के काले चिट्ठे उन लोगों के सामने खुलने लगे जिन्हें सुनीता के चरित्र की जानकारी थी। वे उन पर व्यंग बाण भी छोड़ने लगे। राम भज
तुमने क्या देखकर सुनीता के परिवार से रिश्ता जोड़ा? वे कैसे लोग हैं पता कर लिया होता तो आज यह कीचड़ तुम लोगों पर न पड़ रहा होता। माँ बुरी है तो बेटी कौन सी दूध की धुली होगी। अभी नई नई शादी हुई है इसलिए सच्चरित्र होने का दिखावा कर रही है। समय बीतने दो, ज्योत्सना भी अपना रंग दिखाने लगेगी। राम भज और उसके परिवार को विश्वास था कि माँ चाहे जैसी हो पर उसकी बेटी हरगिज बुरी नहीं है। उसका चरित्र और सोच बेदाग है, इसलिए परिवार का कोई भी सदस्य ज्योत्सना को प्रताड़ित नहीं करता था। परिवार में ज्योत्सना को भले ही कोई कुछ न कहता हो पर कहने वालों की जुबान थोड़े रोकी जा सकती है। जिसके मुंह में जो आता था सरेआम कहता। राम भज परिवार शर्म से पानी पानी होने के अलावा क्या कर सकता था। बात तब गंभीर हुई जब सुनीता के साथ साथ लोग ज्योत्सना की ससुराल वालों को भी लपेटे में लेने लगे। बड़े इज्जतदार बनते फिरते हैं, मान सम्मान की ऐसी ही परवाह होती तो सुनीता जैसी औरत से रिश्ता नहीं जोड़ते। जैसी वह है वैसी ही यह लोग होंगे। सुनीता की कलई खुल गई, इनकी कलई छुपी हुई है। अनैतिकता सुनीता कर रही थी। वह पैसों के लिए पुरुषों के सम्मुख समर्पण करती थी अथवा उसकी वासना वे लगाम थी, सही तौर पर कहा नहीं जा सकता। हाँ, सुनीता की करनी से बदनाम ज्योत्सना के ससुराल वाले हो रहे थे। परिणामतः लोग उनके मान सम्मान को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इन सारे आक्षेप से अमित बुरी तरह आहत था। वह ज्योत्सना से कहता भी था, भाभी तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी माँ इतनी बुरी क्यों है। प्रभु भजन की उम्र में उसे वासना का खेल खेलते जरा भी शर्म नहीं आती। विधवा होने की लाज भी उनसे नहीं रखी जा रही। देवर की किसी बात का ज्योत्सना के पास जवाब नहीं होता। उसके दिल पर चोट लगती और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। अमित ज्योत्सना को बेहद सम्मान करता था। उसकी आंखों से आंसू बहते देख अमित के दिल में मानो आग लग जाती। लोगों के बीच हो रही बदनामी और लोगों के तानों से आजिज होकर आखिरकार अमित ने सुनीता की हत्या करने का फैसला कर लिया। हत्या जैसा संगीन जुर्म कर पाना अकेले अमित के वश की बात नहीं थी। अतः उसने इस बाबत सुमित से बात की। उसे इज्जत का वास्ता दिया तो दोस्ती की खातिर सुमित हत्या में अमित का सहयोग करने को राजी हो गया। इसके बाद उन दोनों ने हत्या की योजना बना ली। योजना के तहत अमित व सुमित 5 अगस्त 2016 को रात 9 बजे दिल्ली स्थित सुनीता के घर पहुंच गए। बीते 2 दिन से ज्योत्सना मायके में थी। उसने अमित को यह भी बताया हुआ था कि जब राजेश आता है तो माँ उसे ज्योति के घर सोने भेज देती है। उस रात भी राजेश आया हुआ था। अतः अमित व सुमित दूर से ही सुनीता के घर पर नजर रखे थे। रात 10:15 पर ज्योत्सना घर से निकलकर ज्योति के घर चली गई तो अमित व सुमित सुनीता के घर जा पहुंचे। अब तक उन्होंने सुनीता के साथ राजेश की भी हत्या करने का निर्णय कर लिया था ताकि पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी में उलझ जाए और कानून के हाथ उनकी गर्दन तक न पहुंचे। ज्योत्सना दरवाजा खुला छोड़ गई थी। सुनीता को भी दरवाजा बंद करने की सुध नहीं थी। अमित व सुमित के लिए यह सुनहरा मौका था। दोनों दबे पांव मकान में दाखिल हो गए। नीचे कोई नहीं था। अमित व सुमित छत पर पहुंचे तो सुनीता व राजेश को आलिंगनबद्ध होकर चूमा चाटी करते पाया। अमित व सुमित को देखकर वे हड़बड़ा कर अलग हो गए। अमित ने उन्हें संभलने या अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया। साथ लाई हथौड़ी से उसने राजेश के सिर पर घातक प्रहार कर डाले। सिर पर आफत मंडराती देख सुनीता छत से जीना उतरकर अपने कमरे की तरफ भाग ली। सुमित सुनीता के पीछे लपका और कमरे में उसे दबोच लिया। इसी बीच अमित ने राजेश का गला काटकर उसकी लीला समाप्त कर दी। फिर वह फर्स्ट फ्लोर पर गया और सुमित के साथ मिलकर सुनीता की भी वही गति की जो राजेश की कर चुका था। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अमित व सुमित ने खून सने हाथ धोए, हथौड़ी और चाकू से भी खून धोया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सुनीता व राजेश के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके जेब में रख लिए। राजेश का पर्स भी निकाल कर जेब में रख लिया। तत्पश्चात दोनों मौके से फरार हो गए।
अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एक चाकू, एक हथौड़ी और राजेश का पर्स बरामद कर लिया। पर्स में राजेश की आईडी, डीएल, एचडीएफसी बैंक का मास्टर कार्ड और कुछ नकद थे। पूछताछ के बाद अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।